प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और ज्योग्राफी में हमारा जो लेसन चल रहा था वो जनसंख्या का लेसन चल रहा था विश्व के संदर्भ में। विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या के अंतर्गत हमने वितरण संबंधी अध्ययन किया था, और इसके बाद में घनत्व के बारे में हम देख रहे थे, और घनत्व के अंतर्गत क्षेत्र देख रहे थे। कौन कौन से क्षेत्र थे? 5 क्षेत्रों की बात की थी हमने। अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, तीसरा सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, चौथा कम जनघनत्व वाले क्षेत्र, और 5वां लास्ट था प्राय जन विहीन क्षेत्र। इस प्रकार से कुल 5 क्षेत्र थे हमारे पास में, और अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र की हमने बात कर ली थी। इसके अंतर्गत देखा था हमने दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात की थी हमने। इसके बाद में मध्यवर्ती और पश्चिमी यूरोप की बात की थी। उसके बाद में पूर्वी उत्तरी अमेरिका की बात की थी। इसका जो पैमाना था 250 व्यक्ति से अधिक निवास करने वाले क्षेत्रों को किस में रखा था? अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों। इसके बाद में अब हम बात करने जा रहे हैं अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र की। इसकी बात कर रहे हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से होते हैं? जहां पर जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। 100 से 250 व्यक्ति जहाँ पर पाए जाते हैं वो क्षेत्र कैसा कहलाएगा? अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहलाएगा। ये जो क्षेत्र होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के बिल्कुल सीमांत क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? उन क्षेत्रों की हम बात करेंगे। देखिए, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं वो मिलते हैं आपको यूरोपीय क्षेत्रों में। और यूरोपीय क्षेत्रों की कौन सी साइड में मिलते हैं? ये यूरोपीय महाद्वीप हैं। इस यूरोपीय महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग हैं, हम इस दक्षिणी भाग की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दक्षिणी। फिर हम बात करेंगे पूर्वी साइड की, पूर्वी, और फिर बात करेंगे इस साइड की दक्षिणी पूर्वी। देखो, तीनों चीज़ अलग हैं, मैंने कोई कंबाइंड करके नहीं लिखा है। नीचे का क्षेत्र क्या कहलाता है? अब देखिए,
अब इस एरिया की बात करेंगे, ये एरिया आता है पूर्वी क्षेत्र में, इस एरिया की बात करेंगे दक्षिणी क्षेत्र में, और इस मध्यवर्ती एरिया की जब भी बात की जाती है तो क्या नाम आता है, दक्षिणी पूर्वी। तो ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है यूरोप का, यूरोपीय क्षेत्र, यहाँ पर किस प्रकार का जनघनत्व पाया जाता है, अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका की बात की थी तो ये जो पूर्वी क्षेत्र था, ये क्षेत्र तो आ गया अत्यधिक घनत्व में। अब हम बात कर रहे हैं इसके समीप का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है मध्य उत्तरी अमेरिका, नॉर्थर्न अमेरिका, यहाँ पर क्या पाया जाता है, अधिक जनघनत्व पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र मतलब यहाँ पर जो महासागर है वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर है, और इसके समीप का जो क्षेत्र है इस महाद्वीप के, ये तटीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, अधिक जनघनत्व मिलेगा। फिर हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप के कुछ तटीय क्षेत्रों में भी किस प्रकार का जनघनत्व पाया जाता है, किस प्रकार का, अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं एशिया की। तो एशिया के अंतर्गत बात की जाती है तो एशिया के जो आंतरिक भाग हैं, आंतरिक भाग हैं एशिया के, ये एशिया के जो आंतरिक भाग हैं, जैसे हम बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी चीन, मध्य भारत, ये सारे के सारे क्या हैं, आंतरिक भाग हैं एशिया के, एशिया के आंतरिक भाग। फिर दक्षिणी जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे क्षेत्र क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसके बाद में जो सामान्य जनघनत्व है उसका पैमाना क्या है, ये देखेंगे। सामान्य जनघनत्व, सामान्य जनघनत्व की बात करते हैं तो इसका पैमाना पाया जाता है 10 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वो क्षेत्र सामान्य जनघनत्व वाला क्षेत्र कहलाता है। अब ये जो क्षेत्र होते हैं ये कहाँ पर अवस्थित होते हैं, सामान्य जनघनत्व वाले, ये देखिए ये होते हैं जहाँ पर अस्थायी कृषि, पशुचारण, मरुस्थल, ये जो क्षेत्र पाई जाती हैं इनके निकट, इनके निकट, न कि यहाँ पर नहीं, इनके निकट का जो क्षेत्र है जहाँ पर सामान्य रूप से कृषि की जाती हैं, उन कृषि वाले क्षेत्रों में कितने व्यक्ति पाए जाते हैं, 10 से 100 के मध्य व्यक्ति पाए जाते हैं। तो जहाँ पर 10 से 100 के मध्य व्यक्ति मिलेंगे वो जनघनत्व किसमें आएगा, सामान्य के अंतर्गत रखा जाएगा। अब देखिए ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर सामान्य जनघनत्व पाया जाता है। अब ये जो क्षेत्र है ना, ये अर्ध शुष्क का क्षेत्र है। एक होता है शुष्क, उसके बाद में सबसे कंजेस्टिव कठोर जो जलवायु होती है वो शुष्क की होती है, जहाँ पर तापमान भी अधिक मिलता है, वर्षा क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। फिर उससे ऊपर बढ़ेंगे तो जहाँ तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, वर्षा की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो क्षेत्र होता है अर्ध शुष्क। उसके बाद में आता है उपार्द्र। उपार्द्र में वर्षा की मात्रा फिर बढ़ेगी और तापमान अर्ध शुष्क के समान रहेगा। फिर आर्द्र आता है। आर्द्र में आपको पता है, नाम से प्रदर्शित हो रहा है कि वहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक मिलेगी। और एक होता है अति आर्द्र, जिसमें बहुत ज़्यादा वर्षा की मात्रा वाला क्षेत्र आपको दिखाई देगा। तो ये वर्षा के आधार पर
अगर अर्ध शुष्क क्षेत्र है तो वहाँ पर ओबियसली आपको क्या मिलेंगे, घास के मैदान मिलेंगे, घास मिलेगी। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक जो वनस्पति पाई जाती हैं वो किस प्रकार की, घास के रूप में वनस्पति पाई जाती है। तो जो घास के मैदान हैं उन मैदानों में कैसा जन घनत्व पाया जाता है, सामान्य जन घनत्व पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 10 से 20। विश्व वितरण की बात कर रहे हैं हम, तो विश्व वितरण के अंतर्गत जो जन घनत्व है वो सामान्य जन घनत्व कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए हमने बात की किसकी, घास के मैदान। अब कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा प्रेरी, ये एक घास का मैदान है। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका। कहाँ, उत्तरी अमेरिका। वहीं हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत अर्जेंटीना का क्षेत्र है, वहाँ पर घास का मैदान देखने को मिलता है। उस घास के मैदान को क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं, पंपास। देखिए घास का मैदान जो है वो मैदान तो एक ही हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो उनके नाम क्या हैं, अलग अलग। वास्तविकता क्या है, एक ही है। वही घास वहाँ है, वही घास वहाँ है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में उसको क्या नाम जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत वेल्स। कहाँ पर है, दक्षिणी अफ्रीका में। इसी प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं, वेल्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं नीचे के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, डाउन्स। इसी के समीप न्यूजीलैंड का क्षेत्र है। न्यूजीलैंड के क्षेत्र में घास के मैदान को कैंटरबरी के नाम से जानते हैं। और फिर हम बात करते हैं आगे, एक घास का मैदान और है स्टेपी। यूरेशिया, यूरोप और एशिया के क्षेत्रों में। एक और है पुस्ताज। कहाँ पर, हंगरी में। तो ये बहुत सारे घास के मैदान हैं। आपको क्या करना है, इन घास के मैदानों के नाम याद करने हैं और इसके सामने का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र याद करना है। ये आपको आगे भविष्य में बहुत अधिक काम में आएगा, तो इसलिए आप पहले से ही इसको प्रिपेयर कर लें। अगर ज़्यादा ना हो सके, कम से कम 4 क्षेत्र आपको ज़रूर याद करने, और इन चारों क्षेत्रों को कहाँ प्रदर्शित करोगे, यहाँ सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्रों में प्रदर्शित करोगे। अब देखेंगे कम जन घनत्व वाले क्षेत्र। कम जन घनत्व में क्या पैमाना है, ये चीज़ देखेंगे। कम जन घनत्व में 1 से लेकर 10 व्यक्ति जहाँ निवास करते हैं वो क्षेत्र कैसा मिलेगा आपको, कम जन घनत्व वाला क्षेत्र मिलेगा। अब कम जन घनत्व के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये देखेंगे। देखिए अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पर इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अफ्रीका के अंतर्गत सूडान, यहाँ पर ऊपर के क्षेत्र में लीबिया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एक द्वीप है मेडागास्कर, जिसमें मालागासी लोग निवास करते हैं, तो यहाँ मालागासी होगा। अब अफ्रीका की बात की तो कुछ क्षेत्रों के बारे में हमने देखा यहाँ पर जनघनत्व
कम है। फिर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का जो उत्तरी पार्ट है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, कम जनघनत्व पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र है आपको दिखाई दे रहा है, ये अर्जेंटीना। फिर यहाँ बात करते हैं ऊपरी क्षेत्र में इक्वेडोर। फिर हम बात करते हैं यहाँ इस क्षेत्र में पेरू। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत इक्वेडोर, अर्जेंटीना और पेरू। फिर हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो साइबेरिया का क्षेत्र है, जो बर्फ़ से आच्छादित हैं, वहाँ पर इस क्षेत्र की बात चल रही है, बोर्नियो। और साथ साथ में आपको गल्फ़ कंट्री भी दिखाई देगी। यहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको कहीं कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र दिखाई देगा। वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कैसा पाया जाता है, कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने कम जन घनत्व वाले क्षेत्र को भी दर्शाया है। अब इसके बाद में लास्ट जो हमारा आता है परायजन विहीन जो क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र देखेंगे कौन सा है। एक व्यक्ति से कम, जिस क्षेत्र में एक व्यक्ति से कम, एक व्यक्ति से कम का मतलब क्या है, क्या आधा व्यक्ति निवास करता है? नहीं। देखिए एक व्यक्ति से कम क्या कैसे निवास करेगा, ये 1 वर्ग किलोमीटर है। इसको 1 वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। ये जो क्षेत्र हैं ये हैं 5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। अब इस 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं? 3 व्यक्ति। एक छोटा सा परिवार निवास कर रहा है 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। अब हम इसका औसत निकालेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति आएंगे? फिर क्या होगा, अगर सही औसत निकालेंगे तो क्या होगा, 0.6 आएंगे। तो हम कह सकते हैं एक व्यक्ति से कम निवास करते हैं यहाँ पर। तो ऐसा क्षेत्र किस में आएगा? परायजन विहीन क्षेत्र में हम इसको मानते हैं। अब ऐसा क्षेत्र क्या है, कितना है? देखिए पहले हमने बात की थी कि पृथ्वी का 50% भाग मनुष्य के निवास के लिए अनुकूल है और 50% भाग मनुष्य के अनुकूल नहीं है। ये किसकी बात है? पृथ्वी। पृथ्वी का स्थल भाग का 70% भाग मनुष्य के निवास के लिए अनुकूल नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि परायजन विहीन जो क्षेत्र हैं वो पृथ्वी के स्थल भाग का 70% भाग माना जाता है। अब यहाँ 50 हो गया, यहाँ 70 हो गया। इस पृथ्वी में स्थल प्लस जल दोनों हैं, इसलिए मैंने ये रेशो लिखा है। लेकिन इस पृथ्वी में हम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है? सिर्फ स्थलीय भाग की बात की गई है। तो जो स्थलीय भाग हैं उसका 70% कैसा पाया जाता है?
प्राय जनवहीन क्षेत्र। ऐसे कौन से क्षेत्र होते हैं? जैसे हम बात करते हैं अति शीतल क्षेत्र। अति शीतल का मतलब क्या हो गया? जैसे हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं, जैसे हम अंटार्कटिका की बात करते हैं, अति शीतल क्षेत्र जहाँ पर बर्फ़ सदैव जमी रहती हैं और मनुष्य के लिए अनुकूल जलवायु नहीं पाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं अति आर्द्र क्षेत्र। अति आर्द्र क्षेत्र का मतलब ये है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है, जैसे मौसिनराम मेघालय के अंदर, चेरापूंजी मेघालय के अंतर्गत, वहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा होता है और लैंडस्लाइड का खतरा होता है, जिसके कारण लोग कम निवास करते हैं। अति शुष्क क्षेत्र, अति शुष्क क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो रेतीले मरुस्थल होते हैं, उन मरुस्थलों की बात चल रही है अति शुष्क के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि विश्व के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है वो कैसा पाया जाता है, कहाँ पर अधिक निवास करते हैं लोग, कहाँ पर कम निवास करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।